कर रहे हो। नेक्स्ट हेडिंग डालिएंगे आप लोग, जो बात नहीं जो है बात नहीं, चोक कॉइल छोटा सा टॉपिक है, 1 मार्क्स में 2 मार्क्स में पूछा है कि चोक कॉइल क्या होता है। अब देखो मेरी इच्छा थी, मैं इतना बल्ब खरीद के लाया, ये जो बल्ब है ये बस 100 वोल्ट पे चल सकता है, लेकिन हमारे घरों में जो सप्लाई आती है वो क्या होती है 220 वोल्ट। अब देखो अगर मैंने इसको अपने घर की 220 वोल्ट सप्लाई के अगेंस्ट लगा दिया, ये तो खराब हो जाएगा, क्योंकि इसके अगेंस्ट क्या हो जाएगा 220 वोल्ट। मैं चाहता हूँ कि इसके अक्रॉस वोल्टेज कम हो जाए, तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे कोई सजेशन हो? बहुत बढ़िया, इसके साथ में एक रेजिस्टेंस लगा दीजिए, और रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो मैं एक ऐसा रेजिस्टेंस यहाँ पे चूज करके लगा दूंगा कि उसके अक्रॉस 120 वोल्ट का ड्रॉप हो जाए, तो उसको कितना मिल जाएगा, 100 वोल्ट मिल जाएगा, और हमारा काम हो जाएगा। लेकिन इस चीज में एक प्रॉब्लम है, जब भी आप रेजिस्टेंस लगाते हैं ना, उसमें जो वोल्टेज ड्रॉप होता है, मतलब उसने एनर्जी को ड्रॉप कर दिया है, वो हीट के फॉर्म में बाहर निकलता है। आपको याद होगा जब भी रेजिस्टेंस से हीट गुजरती है तो इससे कुछ ना कुछ करंट गुजरता है, जिससे I²R इतना पावर जो है वो हीट के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। तो ये अच्छा तरीका नहीं है। कहाँ दोनों करंट तो इस तरफ से जो है इस तरफ नहीं लगा, तो मतलब एक इस तरफ और एक इस तरफ करंट लगाओ। नहीं सर, करंट तो फिर पहले उधर से हो जाएगा, तो ज्यादा वोल्टेज नहीं जाएगा। कैसी बात कर रहे हो यार, आपने रेजिस्टेंस जितना चूज, अब देखो यहाँ पे आपने ये रेजिस्टेंस चूज किया था कितना 50 ओम, और यहाँ पे आपने रेजिस्टेंस चूज किया था कितना 70 ओम मान लो, और यहाँ पे आपने मान लो एक डीसी सोर्स लगा के रखा होगा। डीसी सोर्स से कितना करंट जा रहा है, मान लो 2 एम्पियर, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, 100 V into I, और इसके अक्रॉस V into I 140 वोल्ट इसके अक्रॉस। चाहे पहले लगाओ चाहे बाद में लगाओ, नहीं सेम होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो आपको वोल्टेज ड्रॉप किसी अगर रेजिस्टेंस निकालना है तो आप क्या करेंगे, वोल्टेज निकालेंगे। तो वही काम मैंने यहाँ पे किया, लेकिन अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि जो भी मेरा वोल्टेज का लॉस हो रहा है या करंट इसमें कम आ रहा है। अब देखो एक बात बताओ, यहाँ पे करंट कम आ रहा होगा या बराबर आ रहा होगा जैसे पहले आ रहा था। अब सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ चुका है, तो क्या होगा, करंट की वैल्यू कम हो जाएगी। वोल्टेज तो सेम है, सर्किट का रेजिस्टेंस आपने बढ़ा दिया है, सर्किट में आने वाला करंट की वैल्यू कम हो जाएगा। हमको उतनी करंट चाहिए था, लेकिन अब यहाँ पे एक समस्या है कि यहाँ पे जितना भी करंट का आप कम कर रहे हो ना, वो सब कैसे हीट के फॉर्म में बाहर जा रहा है। तो इससे अच्छा मैं क्या कर सकता हूँ कि ये तो मेरा बल्ब है, इसको 100 वोल्ट चाहिए, यहाँ पे ये एसी सोर्स लगा हुआ है, साथ में मैं क्या करूँ, एक इंडक्टर लगा दूँ, एक कॉइल लगा दूँ, जिसका सेल्फ इंडक्टेंस कितना होगा, L। अब इस सर्किट का टोटल इंपीडेंस कितना हो जाएगा, R² प्लस XL का स्क्वायर, तो है नहीं। तो क्या अभी सर्किट का रेजिस्टेंस नहीं बढ़ा, बढ़ गया, सर्किट का रेजिस्टेंस फिर से बढ़ गया। अगर रेजिस्टेंस बढ़ गया तो सर्किट में आने वाले करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मुझे कम करंट चाहिए था, इसके अक्रॉस एक वोल्टेज ड्रॉप भी मिलता है। इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, I0 इंटू XL। IR से निकालते हैं वोल्टेज ड्रॉप। देखो अभी इसके अक्रॉस भी एक वोल्टेज ड्रॉप मिल गया, हम चाहते थे जितना वोल्टेज इसको देना है इसको उतना वोल्टेज मिल जाएगा, जितना करंट देना चाहते हैं उतना करंट मिल जाएगा। और इंडक्टर में पावर लॉस कितना होता है, हाँ ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है कि अगर किसी सर्किट में सिर्फ इंडक्टर लगाए तो उसमें पावर लॉस कितना होगा। आपकी कॉपी देखो, आपकी शीट देखो, उसमें एवरेज पावर का फॉर्मूला होगा ERMS IRMS cos फाई। अब इंडक्टर को याद करो, इंडक्टर में करंट और वोल्टेज के बीच कितना फेज डिफरेंस होता है, π/2। तो cos π/2 कितना हो जाएगा, 0। यानी कि इंडक्टर के अक्रॉस एवरेज पावर लॉस कितना होता है, 0। देखो इंडक्टर कितनी अच्छी चीज है, उसने रेजिस्टेंस तो प्रोवाइड किया, पर रेजिस्टेंस ऐसा है कि इसके कारण ना कोई भी हीट लॉस नहीं हो रही। क्यों, क्योंकि एवरेज पावर लॉस कितना होता है इसमें, 0 होता है। फॉर्मूला है हमारे पास में, पिछले क्लास में हम लोग ने डिराइव किया था। तो इंडक्टर ने क्या किया, हमको रेजिस्टेंस तो दिया, लेकिन इस रेजिस्टेंस के कारण कोई भी हीट लॉस नहीं होती। तो लिखिएगा चोक कॉइल के बारे में, इट इज अ इलेक्ट्रिकल डिवाइस, इट इज अ इलेक्ट्रिकल डिवाइस, नेक्स्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑफ नेग्लिजिबल
रेजिस्टेंस, नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस एंड वेरी हाई सेल्फ इंडक्टेंस, यानी कि एल, वेरी हाई सेल्फ इंडक्टेंस। इट इज इलेक्ट्रिकल डिवाइस विथ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस यानी कि आर एंड वेरी हाई सेल्फ इंडक्टेंस यानी कि एल की वैल्यू। जितना ज्यादा एल की वैल्यू की एक्सेल होता ही क्या है, ओमेगा इनटू एल। जितना ज्यादा एल होगा उतना ज्यादा आपको रेजिस्टेंस मिलेगा। और ये रेजिस्टेंस ऐसा होता है इसके अक्रॉस कभी भी हीट लॉस लिंक है। हीट लॉस कौन करवाता है, सिर्फ और सिर्फ ये वाला आर। और हमें कैसे पता चला, एवरेज पावर की फॉर्मूला हमने देखा, बेचारा जो एवरेज पावर 0 आ रहा है तो क्या ही हीट लॉस करेगा। ठीक, तो चोक कॉइल के बारे में इतना क्लियर हो। चलिए नेक्स्ट सेटिंग डालिएगा। यूज कर सकते हैं कैपेसिटर, यूज कर कैपेसिटर भी यूज कर सकते हो। उसमें तो 90 डिग्री नहीं। अब यहाँ पे क्या होगा, ब्रैकेट के बाद माइनस है ना एक्सी, तो एक्सी का स्क्वायर होगा। लेकिन ये ज्यादा इजी होता है, एक वायर को कॉइल बना लो, खत्म। कॉइल बनाना बहुत आसान होता है। देखिएगा हेडिंग ट्रांसफॉर्मर, क्या दिया है? अच्छा, वॉटलेस करंट और वॉटफुल करंट दिया हुआ है। यहाँ पे देखो, हम लोगों ने फेजर डायग्राम बनाए थे। यहाँ पे था हमारा करंट आई और यहाँ पे आया था क्या, पी नॉट। इनके बीच में एंगल कितना था, फाइव। एक्चुअली यहाँ पे बी आर था, यहाँ पे बी एल था, यहाँ पे बीसी था। उन तीनों का ये रिजल्टेंट है ये। तो करंट और वोल्टेज के बीच में देखो कितना आपको फेज डिफरेंस दिख रहा है, 5। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, करंट को ना रिजॉल्व कर रहा हूँ। एक्चुअली हम लोग को रिजॉल्व किसको करना होता है, जो इंक्लाइन चीज होती है। यहाँ पे हम लोग किसको रिजॉल्व करेंगे, आई को। एक एक्सिस मानेंगे हम लोग ये वाला, और एक एक्सिस मानेंगे इसके 90 डिग्री। थोड़ा सा ऐसा एज्यूम कर लो, मैं डायग्राम को थोड़ा सा टिल्ट कर दो ऐसा, ये ई जो है ना ऐसा हो जाए, तो आई कहाँ हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। तो जो अगर इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा टिल्ट कर दूं तो डायग्राम में कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको। इस डायरेक्शन में आई और इस डायरेक्शन में हो जाएगा ई नॉट, और इनके बीच में एंगल दिखेगा 5, दिखेगा या नहीं। अब मुझे ना इसको रिजॉल्व करना है, तो रिजॉल्व करने के लिए हम दो परपेंडिकुलर एक्सिस लेते हैं। एक एक्सिस ये वाला और एक एक्सिस ये वाला। इसके अराउंड कंपोनेंट क्या हो जाएगा, आई साइन 5, और इसके अराउंड कंपोनेंट क्या हो जाएगा, आई कॉस 5। ठीक है, आई साइन 5 और आई कॉस 5। अब एवरेज पावर का फॉर्मूला क्या होता है, ई आई कॉस 5, ई आई कॉस 5, ई आई कॉस 5। यहाँ पे देखो दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 5। इस तरफ जो बन रहा है ये पावर क्या है, ई नॉट आई कॉस 5। अगर हम आरएमएस वैल्यू लेंगे तो आरएमएस ले सकते हैं। ई आई कॉस 5 और इस डायरेक्शन में कितना आ जाएगा, ई आई साइन 5, ई आई साइन 5। अब देखो जैसे जैसे 5 की वैल्यू कम होती चली जाएगी, कौन सी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, जैसे जैसे 5 की वैल्यू कम होती चली जाएगी, यानी कि दोनों के बीच का डिफरेंस जो है ना कम होता चला जाएगा, कॉस कंपोनेंट बढ़ता चला जाएगा। तो कॉस कंपोनेंट बढ़ता चला जाता है, ये क्या है हमारा, ये 5 जो है कॉस का, ये पावर फैक्टर हमको बताता है। जैसे जैसे 5 की वैल्यू कम होगी वैसे वैसे क्या होता है, हमारा पावर फैक्टर बढ़ता चला जाएगा। हाँ, जैसे जैसे हमारा पावर फैक्टर बढ़ रहा है, ये वाले करंट की वैल्यू बढ़ रही है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाटफुल करंट बोलते हैं। इसका सिर्फ डेफिनेशन आपको सिर्फ फॉर्मूला पूछता है कि वाटलेस करंट और वाटफुल करंट क्या क्या है बताइए। तो आप लोग लिख देंगे ई आई, सॉरी आई कॉस 5 जो होता है क्या होता है, वाटफुल करंट, और आई साइन 5 क्या होता है, वाटलेस करंट। यहाँ पे देखो, मतलब इसका आपको जिसके बता रहा हूं मैं कि ऐसा है हमारा ई और ऐसा है हमारा आई कॉस 5 और ऐसा है हमारा आई साइन 5। ठीक है, अब देखो करंट के दो कंपोनेंट हो गए, एक ये वाला कंपोनेंट और एक ये वाला कंपोनेंट। इस इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0। तो देखो यहाँ पे हमको जो पावर मिलेगा ना, एवरेज पावर, वो क्या मिलेगा, ई
आई कॉस फाइव इंटू कॉस 0 डिग्री। अब आप बोलेंगे फॉर्मूला कैसे चेंज हो गया? हम लोग फॉर्मूला क्या लेते थे, ई आई मल्टीप्लाइड बाई कॉस ऑफ उनके बीच का एंगल। यहाँ पे भी क्या लेंगे, ई इंटू आई मल्टीप्लाइड बाई कॉस उनके बीच का एंगल। भाई करंट में खुद कॉस आ रहा है तो हमारी क्या गलती है? कंपोनेंट है वो। जब आप वैल्यूज पुट करोगे ना यहाँ पे, जैसे कि देखो मान लो ये है हमारा ई, इस डायरेक्शन में ये है ई, इस डायरेक्शन में मान लो आई कॉस 30 डिग्री, और इस डायरेक्शन में है क्या, आई साइन 30 डिग्री। तो एक कंपोनेंट ये है, एक कंपोनेंट ये है, और पावर क्या होता है, वोल्टेज इंटू करंट मल्टीप्लाइड बाई कॉस उनके बीच का एंगल। तो दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस इंटू कॉस इनके बीच का एंगल कितना है, 0। कॉस 0 कितना होता है, 1। तो हमको क्या मिलेगा, पावर मिलेगा। पावर क्या होता है, एवरेज पावर इज इक्वल टू यहाँ पे ईएमएफ, यहाँ पे करंट, और यहाँ पे कॉस और उनके बीच का एंगल, जो भी एंगल बन रहा है। तो देखो यहाँ पे हमारे ईएमएफ की वैल्यू है कितनी, ई नॉट, करंट की वैल्यू है ई कॉस 5, और इनके बीच का एंगल कितना है, कॉस 0 डिग्री। तो इस बार करंट के हमने दोनों कंपोनेंट ले लिए, दोनों कंपोनेंट के कारण क्या क्या पावर मिल रहा है वो आपको निकालना है। मान लो इसकी वैल्यू आ गई 5 और इसकी वैल्यू आ गई 7, तो आप क्या लिखेंगे, E इंटू 5 इंटू कॉस 0, क्योंकि इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0। तो आपको पावर कुछ मिलेगा, लेकिन इसके और इसके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो आप क्या लिखेंगे, एवरेज पावर यहाँ पे E आई साइन 5, और अब इनके बीच का एंगल, इनके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो करंट और वोल्टेज के बीच 90 डिग्री एंगल होता है, तो हमको एवरेज पावर कितना मिलता है, 0। आपकी शीट पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो एंगल है ना, ये पाई, ये पाई हमको एंगल किसके किसके बीच का मिलता है, करंट और वोल्टेज के बीच का। यहाँ पे करंट और वोल्टेज के बीच 0 डिग्री एंगल है, तो cos 0 1 होता है, और यहाँ पे करंट और वोल्टेज के बीच में 90 डिग्री है, इसलिए हमको एवरेज पावर कितना मिलेगा, 0। इसलिए इसको वॉटलेस पावर कहते हैं। तो अगर इसको डिफाइन करने के लिए कहा जाए, लिख लीजिए हेडिंग वॉटलेस, पीछे के पेज में कहीं पे लिख लेना, ऊपर में लिखिएगा वॉटफुल करंट और डैश करके, हाँ कहीं पे भी लिखिए वॉटफुल करंट डैश करके, द कंपोनेंट ऑफ करंट, the component of current due to which a finite value of power is obtained, finite value of power is obtained is called wattful current, is called wattful current. और वॉटलेस में लिख लीजिएगा the component of current due to which no power is obtained, no power obtained is known as wattless current. जिनको नहीं समझ में आया था, देखो अगर ये ऐसा करंट है बीचों बीच, तो यहाँ पे इसका क्या कंपोनेंट होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और यहाँ पे इसका कौन सा कंपोनेंट होगा, वर्टिकल कंपोनेंट। देखो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट। अब देखो एवरेज पावर अगर मैं निकालूं इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से, तो वो निकलेगा E आई एच और कॉस, इनके बीच का एंगल कितना है, 0। लेकिन यहाँ पे कितना निकलेगा, अगर E और I के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो E आई बी इंटू कॉस 90 डिग्री, कॉस उनके बीच का एंगल लेना पड़ता है, तो वहां पे पावर कितना मिल जाएगा, 0। तो देखो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के कारण हमको कुछ ना कुछ पावर मिल रहा है, क्योंकि कॉस 0 क्या होता है, 1। लेकिन अगर हम लोग वर्टिकल कंपोनेंट के कारण देखेंगे कि कितना हमको पावर मिल रहा है, तो कॉस 90 डिग्री, 90 डिग्री क्या है, E और IB के बीच का एंगल, तो ये कंपोनेंट के कारण तुमको 0 पावर मिलता है।
इसको हम लोग वॉटलेस करंट कहते हैं। अरे एक और चीज समझो ना यार, मान लो तुम्हारा ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, इसको तुम इस फोर्स से इस डायरेक्शन में खींच रहे हो, ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा एफ एच और ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा एफ बी। एक बात बताओ, मोशन किस कंपोनेंट के कारण हो रहा है? सिर्फ हॉरिजॉन्टल के कारण यहाँ पे मोशन हो रहा है। और किस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है? देखो वर्क डन इज इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इनके बीच में डॉट प्रोडक्ट है और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन वाला हमको फोर्स देना पड़ता है, तो फोर्स की डायरेक्शन में क्या है, एफ एच। तो देखो इसके कारण हमको वर्क मिल रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, वर्क फुल कंपोनेंट ऑफ फोर्स। ये क्या हो जाएगा, वर्क लेस कंपोनेंट ऑफ फोर्स, क्योंकि उस डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं। आइए तो आपको समझ में आया होगा, ये तो डेफिनेशन आप लिख दीजिएगा और वहां पे आई कॉस फाई आई साइन। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा ट्रांसफॉर्मर। आप लोगों ने अपने मोहल्ले में देखे होंगे ट्रांसफॉर्मर लगे हुए, क्या काम करता है ट्रांसफॉर्मर? ट्रांसफॉर्मर के अंदर एक्टिविटी लगी रहती है, छोटे से करंट को बढ़ा देता है, क्योंकि इसका नाम में छुपा है ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्म करता है यानी कि चेंज करता है, किसी चीज को ये चेंज करता है। अब देखो ये हमारा ट्रांसफॉर्मर, इसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे हम लोग। सबसे पहले दो चार लाइन लिखते जाओ, उसके बाद इसको समझाते जाता हूँ। ट्रांसफॉर्मर, इलेक्ट्रिकल वाले ट्रांसफॉर्मर पूरा इतना बड़ा नहीं लिखते, उन लोग ना ऐसा लिख देते हैं बस एक्स नॉट। तो आप लोग भी कोशिश करना है ऐसे लिख लेना। लिखिएगा an electrical device which is used to change ब्रैकेट में ट्रांसफॉर्म ब्रैकेट क्लोज an alternating voltage from one value to another ग्रेटर और स्मॉलर वैल्यू। ये वोल्टेज को बढ़ा भी सकता है, ये वोल्टेज को कम भी कर सकता है। अगर ये वोल्टेज को बढ़ाएगा तो इसमें हम कहेंगे स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, अगर ये वोल्टेज को कम करेगा तो इसमें हम कहेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। फुल स्टॉप। और बड़े बड़े अक्षरों में लिख देना, शुरू से रिपीट कर रहा हूं, एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू चेंज और ट्रांसफॉर्म an alternating voltage from one value to another greater or smaller value. Full stop। इसके बाद 1 मार्क में पूछता है, it works on principle of mutual induction। ये आपकी फॉर्मूला शीट में भी लिख दिया गया है। It works on principle of mutual induction। हम लोगों ने पढ़ा था एक सेल्फ इंडक्शन, एक म्यूचुअल इंडक्शन। नेक्स्ट पैराग्राफ, a transformer consists of two sets of coils। A transformer consists of two sets of coils। इसमें ना दो कॉइल लगी रहती है। एक कॉइल देखो यहाँ पे दिख रही है जिसे हम कहेंगे प्राइमरी कॉइल, और दूसरी कॉइल होगी सेकेंडरी कॉइल। जिसमें इनपुट आएगा उसको हम कहेंगे प्राइमरी कॉइल, जिससे आउटपुट मिलेगा उसको हम कहेंगे सेकेंडरी कॉइल। देखो यहाँ पे इनपुट कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कम है और आउटपुट कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है। इसका उल्टा भी हो सकता है, प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे, इसमें कम होंगे। डिपेंड कर रहा है कैसा ट्रांसफॉर्मर बनाना। याद रखना, जितने नंबर ऑफ टर्न्स उतना ज्यादा वोल्टेज। तो बताओ ये जो है, ये स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होगा या स्टेप डाउन? सेकेंडरी, या आउटपुट होता है, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़े तो वोल्टेज बढ़ जाएगा। तो ये स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है, क्योंकि इसमें देखो प्राइमरी में कम है और सेकेंडरी में ज्यादा टर्न्स है, तो इसमें वोल्टेज हमको सेकेंडरी में ज्यादा मिल रहा है। जहाँ पे इनपुट होता है उसमें प्राइमरी कॉइल कहते हैं, और जहाँ पे आउटपुट होता है उसमें क्या कहते हैं, सेकेंडरी कॉइल। हाँ देखो, थोड़ी देर में बताता हूँ इसको कि हम लोग क्या करते हैं, ऐसा एक कोर लेते हैं और इसमें ना वायर को लपेटना शुरू करते हैं। मान लो इस साइड मैंने लपेटा उसको 100 टाइम्स, तो नंबर ऑफ टर्न्स कितना हो गया 100, और दूसरी तरफ में उसको लपेटूंगा कितनी बार, मान लो 50 टाइम्स, तो नंबर ऑफ टर्न्स क्या हो गया 50 टर्न्स।
देखो ऐसा दिखता है ये एक्चुअली। यहाँ पे देखो ये नीला वाला जो दिख रहा है, एक वायर आया है और ये देखो ऐसा गोल गोल घूम के गया है, इसी को हम लोग नंबर ऑफ टर्न्स कहेंगे। इस तरफ वो रेड वाला है, देखो उसमें नंबर ऑफ टर्न्स जाना है। ये कौन सा ट्रांसफॉर्मर होगा? स्टेप डाउन। नंबर ऑफ टर्न्स अगर सेकेंडरी में कम है तो उसका वोल्टेज भी क्या होगा? कम होगा। तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। अभी तो लिखते जाओ। A transformer consists of two sets of coils insulated from each other. दोनों एक दूसरे से इंसुलेटेड होती हैं, इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर। यहाँ पे देखो ये वाला जो ट्रांसफार्मर है इसमें भी दो कॉइल्स हैं, अंदर में है और ये बाहर में उसी के ऊपर। तो इसके बीच में आप लोग देखो इंसुलेशन मटेरियल लगा हुआ है, दोनों एक दूसरे से इंसुलेटेड रहना चाहिए, वही मैंने लिख पाया, इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर। तो स्टॉप। दे आर बाउंड ऑन अ सॉफ्ट आयरन कोर। दे आर बाउंड ऑन अ सॉफ्ट आयरन कोर। दोनों कॉइल को ना हम लोग सॉफ्ट आयरन के कोर पे लपेटते हैं हमेशा। यहाँ पे भी देखो दिखाई देता है नहीं, हमको एक सॉफ्ट आयरन का पीस के ऊपर हम इसको लपेटते हैं। क्यों लपेटते हैं अभी रीजन सामने आएगा। कॉमा आइदर वन ऑन टॉप, आइदर वन ऑन टॉप ऑफ द अदर। ब्रैकेट में लिखना फिगर ए। देखो एक कॉइल को दूसरे के टॉप पे मतलब उसके ऊपर लपेट दिया, तो ऐसा अरेंजमेंट भी हो सकता है। और कॉमा करके लिखना और ऑन सेपरेट लिम्स, LIMPS, और ऑन सेपरेट लिम्स। तो देखो यहाँ पे हमने कॉइल को एक दूसरे के ऊपर ही लपेट दिया और यहाँ पे कॉइल्स को अलग अलग लिम्ब के ऊपर हमने लपेटा है। दोनों से क्या फायदे क्या नुकसान है वो हम लोग देखने वाले हैं। तो ऐसे टाइप की आपको मिलेगी। फुल स्टॉप। द इनपुट कॉइल इज कॉल्ड प्राइमरी कॉइल। द इनपुट कॉइल इज कॉल्ड प्राइमरी कॉइल and has NP टर्न्स। देखो लिखा है बोर्ड पे नंबर ऑफ टर्न्स, यहाँ पे P लिख दिया हमने प्राइमरी के टर्न्स। के बाद लिखिएगा कॉमा व्हाइल द आउटपुट कॉइल इज कॉल्ड सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल विथ NS टर्न। आगे लिखिएगा when an alternating voltage, when an alternating voltage is applied। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला डेरिवेशन इसका कंस्ट्रक्शन है तो बल्कि पूछता रहता है बार बार। when an alternating voltage is applied to the primary coil, to the primary coil, the resulting current produces, the resulting current produces an alternating magnetic flux, alternating magnetic flux। देखो ये प्राइमरी कॉइल के अगेंस्ट जब हम लोग ईएमएफ लगाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, एक ये अल्टरनेटिंग फ्लक्स जो है वो जनरेट हो जाएगा। आप लोग को पता है कि जब इसमें से करंट हमने एसी सोर्स लगाया हुआ है, यहाँ पे एसी सोर्स में क्या होता है, करंट कम ज्यादा होता है। अगर करंट कम ज्यादा हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है मतलब फ्लक्स चेंज होता है, और जब जब फ्लक्स चेंज होता है तब तब एक ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो ये प्राइमरी साइड का हो गया। और यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स एनपी दिया है क्योंकि प्राइमरी साइड है। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, आप लोगों को याद होगा E = -N d∅/dt। याद आ रहा है ये फॉर्मूला हम लोग पढ़ा लास्ट चैप्टर में। ये ईएमएफ इंड्यूस होता है। अब लिखिएगा आगे which links the secondary coil and induces EMF in it, induces EMF in it। Repeat कर रहा हूं, which links the secondary coil and induces EMF in it। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है,
आपने यहाँ पे ये वाली कॉइल को लपेट के रखा हुआ है और इसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है वो टाइम के साथ में चेंज हो रहा है। अगर टाइम के साथ में करंट चेंज होता है तो भाई उससे बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होती है, और अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा। पाई इज इक्वल टू एन वी ए, याद आ रहा होगा। तो फ्लक्स अगर चेंज होगा तो क्या होगा, यहाँ पे ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। अब देखो यहाँ से जो फ्लक्स पैदा हुआ, देखो करंट ऐसे गोल गोल घूम रहा है। अगर करंट देखो यहाँ पे इस डायरेक्शन में घूम रहा है तो वो इस डायरेक्शन में फ्लक्स पैदा करेगा। अब वो फ्लक्स की खास बात होती है, फ्लक्स क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ये एयर के बजाय सॉफ्ट आयरन से गुजरना ज्यादा पसंद करती है। याद आ रहा होगा, हमने मैग्नेटिक मटेरियल्स में पढ़ा था कि अगर बीच में सॉफ्ट आयरन का कोई मटेरियल होगा तो सारी की सारी जो मैग्नेटिक फील्ड आएंगी उसी से पास होंगी। तो यहाँ पे क्या होगा, करंट देखो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, करंट यहाँ से आया ऐसे जा रहा है, तो इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फ्लक्स निकलेगा और वो फ्लक्स इसमें से भी होके गुजरेगा। और जब वो फ्लक्स इसमें से होके गुजरेगा, क्या ये वाला फ्लक्स चेंज होगा टाइम के साथ? हाँ, क्योंकि करंट चेंज हो रहा है तो ये वाला फ्लक्स भी चेंज होगा। और जब जब फ्लक्स चेंज होता है तब तब क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो इस साइड का जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो कितना हो जाएगा, ई एस सेकेंडरी साइड का माइनस एन एस डी पाई बाई डी टी, और ट्रांसफार्मर का काम खत्म। बस ये दो लाइन आपने लिख दिया कि यहाँ पे काम खत्म हो जाएगा। इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला तो आप लोग को पता ही है, लिखिएगा आगे। हाँ, मैं रिपीट कर, शुरू से पूरा रिपीट करूंगी एक बार। पहले आप लोग क्या करो, ये वाला डायग्राम बनाओ और उसके नीचे में दोनों कॉइल के नीचे में ये दोनों का इंड्यूस ईएमएफ करना, फटाफट, टाइम नहीं। हो गया? हाँ, स्पेस छोड़ो, चलो लिखो आगे। फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 डिवाइडेड बाई 1। तो इससे हमको क्या मिलेगा, ES अपॉन ET इज इक्वल्स टू NS अपॉन NT। आपकी फॉर्मूला शीट में देखो ये लिखा होगा। हाँ, तो उसके बाजू में मैंने एक चीज नहीं लिखी है, वो आपको लिखना है। ये हमेशा अप्लाई होगा ये फॉर्मूला। और देखो दूसरे फॉर्मूले में क्या लिखा हूँ, फॉर आइडियल ट्रांसफॉर्मर ओनली, यानी कि अगर करंट के साथ वाला फॉर्मूला दिख रहा है ना, तो कब अप्लाई होगा, जब आइडियल ट्रांसफॉर्मर। तो देखो इंड्यूस्ड ईएमएफ किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न्स। बता रहा हूं, पहले लिखो ये फ्रॉम इक्वेशन 2 and 1 ES upon EP is equal to NS upon N। इसका छोटा डेरिवेशन, ठीक है। तो देखो ये हमारा आ गया पहला फॉर्मूला। अब देखो आइडियल ट्रांसफॉर्मर में क्या होगा, इस साइड जितना पावर आया है उस साइड उतना ही पावर हमको मिलेगा। क्या आइडियल ट्रांसफॉर्मर में कोई लॉसेस होंगे? नहीं। अगर आइडियल है तो उसमें कोई लॉसेस नहीं होते। तो पावर ऑफ इनपुट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पावर ऑफ आउटपुट। और पावर का फॉर्मूला क्या है, V इंटू आई, वोल्टेज इंटू करंट। तो लिखिएगा फॉर आइडियल ट्रांसफॉर्मर इनपुट पावर इज इक्वल्स टू आउटपुट पावर, PI इज इक्वल्स टू PO। और ये क्या हो जाएगा, इनपुट में हमारी प्राइमरी कॉइल होती है, तो EB इंटू IP इज इक्वल्स टू ES IS। क्योंकि हमें पता है पावर इज इक्वल्स टू क्या आता है, वोल्टेज इंटू करंट। ये फॉर्मूला हमको पता था। तो इनपुट पावर और आउटपुट पावर इक्वल होगा, लेकिन कब, जब हमारा आइडियल ट्रांसफॉर्मर होगा। तो यहां से आप लोग रिलेशन लिख सकते हो, ES अपॉन EP इज इक्वल्स टू IP अपॉन IS। यहाँ पे देखो ये चेंज हो गया, ऊपर ऐसे, इधर तो ऊपर में P। इसमें आप लोग लिख लीजिएगा
only for ideal ट्रांसफॉर्मर। अच्छा एक बात बताओ, ट्रांसफॉर्मर आइडियल नहीं है तो दोनों इक्वल नहीं होंगे, इनपुट और आउटपुट। आउटपुट पावर ज्यादा होगा कि और बहुत ज्यादा होगा? नंबर ऑफ कॉइल पर डिपेंड करेगा। और पावर बढ़ा सकते हो आप। देखो ट्रांसफॉर्मर क्या है, एक फिल्टर की तरह, ये एक चीज को दूसरी चीज में कन्वर्ट करते जा रहे हैं, ये अलग से इसमें कुछ ऐड नहीं कर रहे। ट्रांसफॉर्मर क्या कर रहा है, बस वोल्टेज को कम या ज्यादा कर सकता है, इसको अलग से कोई पावर सप्लाई नहीं देते इस काम को करने के लिए। तो इसमें इनपुट पावर और आउटपुट पावर में क्या हो सकता है, आउटपुट पावर हमेशा कम मिलेगी क्योंकि लॉसेस एसोसिएटेड होंगे। भाई पावर एक साइड से आपने इतना पावर अंदर डाला, दूसरे साइड से सेम पावर बाहर निकलता अगर ट्रांसफार्मर एक्चुअल हो, मतलब आइडियल होता है। लेकिन एक्चुअल ट्रांसफार्मर से क्या होगा, इनपुट तो ज्यादा होगा लेकिन आउटपुट क्या होगा, कम। अरे कभी ट्रांसफार्मर के नीचे खड़े होकर देखे हो, एक हमिंग साउंड आता है, भाई साउंड एनर्जी वेस्ट होगी। ट्रांसफार्मर के नीचे देखना ऑयल टपक के रहता है, लीकेज होता है ऑयल का, क्योंकि वो बहुत गर्म हो जाता है काम करते करते। उसमें पावर जो मिल रहा है उसको ना इनपुट, उसी में से बहुत सारा हीट के फॉर्म में बाहर वेस्ट हो जा रहा है। तो आउटपुट पावर हमेशा क्या मिलेगा, हमको कम मिलेगा। तो प्रैक्टिकल यूज में लेते हैं इनपुट ज्यादा है और आउटपुट कम है, क्योंकि अगर उसका हम लोग यूज नहीं करेंगे ना तो लॉसेस और भी बहुत ज्यादा होगा। मैं भी बताऊंगा लॉस कम हो रहा है। हाँ, जो बहुत सारा लॉस होने वाला था ना, वो लॉस बहुत कम हो गया ट्रांसफार्मर की वजह से। लॉस तो हमेशा होगा। तो देखो अब नेक्स्ट लिखिएगा, इसमें ये आपने लिख लिया, ये लिख लिया आप लोगों, आपकी शीट में भी लिखा हुआ है। तो आपकी फॉर्मूला शीट में जहां पे वो लिखा हुआ है ना, PS अपॉन EP इज इक्वल्स टू NS अपॉन NP, उसके बाजू में लिख लेना ऑलवेज एप्लीकेबल। हमेशा आंख बंद करके हमको लगा देंगे, कभी भी सोचना नहीं, सीधे लगा देना फॉर्मूले। लेकिन अब लिखना फॉर एक्चुअल ट्रांसफॉर्मर, एफिशिएंसी होती है ट्रांसफॉर्मर की। सोचो हमने 100 वाट का इसको पावर दिया और इसने 90 वाट हमको आउटपुट दिया। 100 दिया और इसने हमको 90 वापस किया, इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 90% हमको वापस कर देता है। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इनटू 100%। अगर तुमने जितना इनपुट दिया उतना ही आउटपुट मिला तो ये दोनों कट जाएंगे और एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 100%। अगर तुमने 100 वाट दिया और इसने 50 वाट वापस किया तो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 50%। तो ये वाले फॉर्मूले से हम निकालते हैं एफिशिएंसी। ये आपको क्वेश्चन में गिवन रहेंगे और आपको क्या करना पड़ेगा, आउटपुट पावर या इनपुट पावर कुछ निकालना पड़ेगा। अब देखो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, V इंटू आई, वोल्टेज इंटू करंट। देखो यहाँ पे आउटपुट हमको सेकेंडरी से मिलता है, तो मैंने लिख दिया ES/IS अपॉन EP/IP इंटू 100%। तो ये वाले फॉर्मूले का हम लोग यूज करेंगे। हमको ना 3 चीजें दे रखेगा और एक चीज पूछेगा। तो बच्चे क्या करते हैं पता है, क्वेश्चन में ना आपको दिया हुआ है ES EP/IS दिया हुआ है, एफिशिएंसी भी दिया हुआ है, और पूछेगा बच्चों प्लीज IP की वैल्यू बताओ। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट इस फॉर्मूले का यूज कर लेते हैं। कौन सा, ES अपॉन EP इज इक्वल टू IP अपॉन IS। ये फॉर्मूला हम कब यूज करना है, आइडियल। अबे एफिशिएंसी दी हुई है तो मतलब वो आइडियल नहीं है, तो आप लोग इस फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे, आप लोग इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। इतना क्लियर, बनाओ ये क्वेश्चन या लिखो पहले इसमें आगे, ध्यान रखिए तो लिखिए सब एफिशिएंसी तक के। अब लिखिएगा इन एक्चुअल ट्रांसफॉर्मर फॉलोइंग लॉसेस आर एसोसिएटेड। इन एक्चुअल ट्रांसफॉर्मर फॉलोइंग लॉसेस आर एसोसिएटेड। नंबर 1 लिखिएगा कॉपर लॉस। आप जितनी भी कॉइल बनाते हैं ये किसकी बनाते हैं, कॉपर के वायर की बनाते हैं। और अगर आप कॉपर के वायर की बना रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, और अगर रेजिस्टेंस होगा तो करंट जो है वो हीट पैदा करेगा।
भाई हीट का फॉर्मूला क्या था हमने पढ़े थे, आई स्क्वायर आर टी फॉर्मूला पढ़े थे। अगर रेजिस्टेंस है तो उसमें लॉसेस होंगे, रेजिस्टेंस काम ही क्या करता है, लॉस करवाने का। तो कॉपर की कॉइल के कारण जो भी लॉसेस हो रहे हैं हम कॉपर लॉस, कितना इजी लिखिएगा इसमें कॉपर लॉस के सामने, ड्यू टू द रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल वायर, ड्यू टू द रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल वायर, कॉमा, heat is generated, heat is generated and power loss due to this, power loss due to this, power loss कितना होता है, I square R। देखो ये फॉर्मूला, हीट इज इक्वल टू दिस एनर्जी, एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या हो जाती है, पावर। तो पावर का फॉर्मूला होता है I square R, I square R क्या लिखता है, ब्रैकेट में I square R is called copper loss, is called copper loss। तो यहाँ पे देखो एक बहुत खूबसूरत चीज कि ट्रांसफार्मर काम क्या करता है। आइडियल ट्रांसफार्मर में क्या होगा, इनपुट पावर इक्वल्स टू आउटपुट पावर। अब इनपुट वाला वोल्टेज जो होगा वो होगा आईपी, करंट होगा आईपी, ये कितना हो जाएगा ईएस, और ये कितना हो जाएगा आईएस। अब देखो वो क्या काम करता है जो हमारा ट्रांसफार्मर है, अगर आपने स्टेप अप का यूज किया है यानी कि वो वोल्टेज को बढ़ाए, अब देखो वो इस वोल्टेज को बढ़ाने वाला है, लेकिन ये मल्टीप्लिकेशन और ये मल्टीप्लिकेशन सेम होनी चाहिए, तो वो क्या करेगा, करंट की वैल्यू को कम करेगा। फॉर एग्जांपल मान लो ईपी था आपका 400 और आपका इनपुट करंट था कितना 20, इसका मल्टीप्लिकेशन कितना आ जाएगा 8000 वाट। तो पता है आउटपुट में अगर उसने ना करंट वोल्टेज को कम करके 40 कर दिया तो करंट को इसको बढ़ाना पड़ेगा, और करंट बढ़ के कितना हो जाएगा 200, क्योंकि इसका मल्टीप्लिकेशन और इसका मल्टीप्लिकेशन सेम होना चाहिए। तो वोल्ट जो ट्रांसफार्मर है वो वोल्टेज को कम या ज्यादा करता है, लेकिन कैसे, करंट को भी कम या ज्यादा करता है। अगर इसकी वैल्यू यहाँ पे कम हो रही है तो ऑब्वियस है कि इसकी वैल्यू बढ़ रही है, तभी तो इनका प्रोडक्ट और इनका प्रोडक्ट हमेशा सेम है। अरे एग्जांपल दिया मैंने। हाँ चलो, अगर यहाँ पे अगर इसने 400 को किया होता 800 तो करंट को कितना करना पड़ता है इसको 10। देखो वोल्टेज कम हुआ तो करंट बढ़ गया, वोल्टेज बढ़ा तो करंट कम हो, इसको समझ में आया। हाँ वोल्टेज, सिर्फ वोल्टेज के रेफरेंस में हम कहते हैं वोल्टेज बढ़ा तो स्टेप अप, वोल्टेज डाउन हुआ तो स्टेप डाउन। आगे लिखिएगा। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे ये हमने 2 ट्रांसफार्मर यहाँ पे लगाए हुए थे, इसमें बताओ किस साइड की कॉइल का वायर ज्यादा थिक हो गया, थिक मोटा, डिपेंड करता है करंट के ऊपर। देखो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है तो वोल्टेज भी यहाँ ज्यादा होगा, और अगर वोल्टेज ज्यादा होता है तो करंट कम। भाई पावर क्या है, वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लिकेशन। अगर वोल्टेज ज्यादा है तो करंट क्या होगा कम, अगर वोल्टेज कम है तो करंट उससे क्या हो जाएगा ज्यादा होगा। तो यहाँ पे देखो वोल्टेज ज्यादा है, नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर आप बता दिया था, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है तो वोल्टेज क्या होगा ज्यादा, अगर वोल्टेज ज्यादा है तो करंट कम होगा। अब देखो भाई पावर ना आपके पास सिर्फ और सिर्फ मान लो 400 वाट, सिर्फ और सिर्फ 400 वाट, अगर आपने यहाँ पे इनपुट वोल्टेज 40 का दिया तो करंट कितना दे सकते हो 10 का दे सकते हो, बस इससे ज्यादा नहीं दे सकते, तभी तो 400 वाट में आउटपुट में भी 400 वाट मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो वोल्टेज है वो कितना हो गया, मान लो वो हो गया है 100, तो करंट कितना हो जाएगा 4 एम्पियर, तो करंट अपने आप कम हो गया। तो करंट जिस साइड ज्यादा होगा उस साइड मोटा वायर चाहिए कि पतले वाले साइड ज्यादा मोटा वायर चाहिए, भाई जिस साइड करंट ज्यादा है उस साइड मोटा वाला वायर चाहिए। तो 1 मार्क क्वेश्चन ये भी पूछता है कि बताइए
स्टेप अप ट्रांसफार्मर में किस साइड आपको थिक वायर यूज करना पड़ेगा? स्टेप अप यानी कि वोल्टेज बढ़ रहा है, वोल्टेज बढ़ रहा है तो करंट कम हो रहा होगा, तो आप बोलेंगे सर प्राइमरी के साइड में आप थिक वायर का यूज करें। देखो करंट की वैल्यू अगर बढ़ रही है तो वायर आपको क्या करना पड़ेगा? मोटा रखना पड़ेगा। मोटा वायर का रेजिस्टेंस क्या होता है? कम। तो आई स्क्वायर आर, आर को भी कम करो, और भाई जितना ज्यादा करंट पास होगा हीट भी उतनी ज्यादा पैदा होगी। पतला वायर लगाओगे ना तुरंत मेल्ट हो जाएगा, इसलिए आपको मोटा वायर वहां पे लगाना। आप देखना ना एसी वगैरह की जब भी आप घर में लगा रहे हो तो आपको एक अलग से वायर लगाना पड़ता है, मतलब भैया 25 एम्पीयर वाला तार खरीद के लेके आओ। हाँ मोटा वायर रहता है, उसका नाम ही होता है 25 एम्पीयर। घर में लगा होगा ना, देखना जाके 25 एम्पीयर वायर लेके आना। ज्यादा करंट जा रहा है तो आपको ज्यादा मोटा वायर वहां पे यूज करना पड़ेगा। कितना क्लियर है? तो मोटा वाला वायर किस साइड लगेगा? जहां पे वोल्टेज कम है। वोल्टेज कम है तो करंट ज्यादा होगा। ठीक है, चलिए देखिएगा नेक्स्ट, आयरन लॉस। आयरन लॉस, पहला हमने देखा कॉपर लॉस, दूसरा है आयरन लॉस। आयरन लॉस के अंदर ना हमको दो चीजें पढ़नी पड़ती है। सबसे पहली चीज होती है एडी करंट लॉस, और दूसरा होता है हिस्टैरिसीस लॉस। एडी करंट तो हमारे सिलेबस से हटा दिया है, इसके बारे में बस इतना जान लो कि जब भी कोई मटेरियल से मैग्नेटिक फील्ड गुजरती है तो उसमें खुद का क्या हो जाता है? करंट पैदा हो जाता है। जब भी करंट गुजरता है तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है, और जब भी फ्लक्स गुजरेगा तो क्या होगा? करंट पैदा होगा। और ये जो अपने से पैदा होते हैं ना करंट और वोल्टेज, ये हमेशा अपोज करते हैं एक्चुअल वाले को। इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या करता था? हमेशा अपोज करता था। तो वैसे ही देखो, अगर हमने इस कोर से, ये वाली जो हमारी कोर है, इसमें से अगर ईएमएफ और हम अगर फ्लक्स को पैदा कर दिए तो क्या करेगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा करता है। इसके कारण क्या होता है? करंट पैदा हो जाता है। तो करंट क्या करेगा? इसको कम करने की कोशिश करेगा। उसी करंट को हम क्या कहते हैं? एडी करंट। तो आपके सिलेबस में नहीं है, बस आपको नाम सुनना उसका जरूरी है। अब देखो फ्लक्स इधर जा रहा था, मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स की डायरेक्शन ये है तो करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? ये खुद से करंट पैदा कर लेता है। आप चाहते हो कि करंट पैदा करेंगे? अरे भाई तेरा काम है वोल्टेज को बढ़ाना, वो काम कर। तेरे में से मैग्नेटिक फ्लक्स जा रहा है तो अपना खुद का करंट पैदा कर रहा है, वो चीज अच्छी नहीं है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हमारा ये जो कोर है एकदम मोटा कोर नहीं बनाते। हम एकदम से मोटा कोर बना दो ना तो बहुत मजे से उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो जाता है। हम लोग क्या करते हैं, इसको बहुत पतली 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 शीट्स का मिला के बनाते हैं, और इस सारी पतली शीट्स के बीच में भी हम लोग क्या करते हैं, ग्लू टाइप की चीज लगाते हैं जिससे ये सब इंसुलेटेड रहती है। अब आप खुद सोचो, अगर रेस हो रही है, रेस में 100 लोगों को एक साथ दौड़ना है, अगर आपने खाली मैदान में उनको दौड़ा दिया तो क्या होगा? सब आपस में लड़ भी सकते हैं। तो आपने क्या किया? सबके लिए ट्रैक बना दिया। तो जितने भी फ्लक्स जा रहे हैं तो सबके लिए ट्रैक बना हुआ है, सब अपने रास्ते से होते जाते हैं। और साथ ही साथ हम लोग पूरा स्क्वायर नहीं बनाते हैं, सब देखो एक क्लोज लूप बनेगा तो करंट उससे जा सकता है। हम लोग क्या करते हैं, उसको देखो ऐसा करके बनाते हैं। यहाँ पे ये 3 वाला है, ये एक्चुअल में ये कैसा बनेगा? अगर उसको मैं बनाना चाहूँ तो ऐसा 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 ऐसा, ये एक पीस हो गया, और दूसरा पीस इसके ऊपर हम ऐसा रख देते हैं, और हमने इनके बीच में इंसुलेटेड मटेरियल रखा है, क्योंकि क्लोज लूप नहीं बन रहा है तो करंट ना यहाँ पैदा नहीं होगा। और एक हाथ में हो भी गया तो सब इंसुलेटेड है, एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करेगा। और ये कोर किससे बना होता है? सॉफ्ट आयरन। तो उसी के कारण यहाँ पे लॉसेस हो रहे हैं, इसलिए हमको क्या कहते हैं? आयरन लॉस कहते हैं। ठीक है, तो लिखिएगा आयरन लॉस के अंदर, ड्यू टू सॉफ्ट आयरन कोर, ड्यू टू सॉफ्ट आयरन कोर, two losses are associated. Two losses are associated. Number one, eddy current loss. Number one, eddy current loss. इसमें लिखिएगा, बोर्ड पे लिखा है eddy current loss. The alternating magnetic flux, the alternating magnetic flux induces
eddy currents in the iron core, eddy current in the iron core, रिपीट कर रहा हूं, the alternating magnetic flux, जो फ्लक्स है ना हमेशा समय के साथ चेंज हो रहा होगा, क्योंकि अल्टरनेटिंग ईएमएफ तो करंट भी चेंज होगा और फ्लक्स भी चेंज होगा, इसलिए इसका नाम दिया मैंने अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूसेस एडी करंट्स इन द आयरन एंड कॉजेस हीटिंग, जहां भी करंट वहां पे हीटिंग, एंड कॉजेस हीटिंग, एडी करंट इन द आयरन कोर and causes heating. Full stop. This can be minimized by using laminated core. इवन मार्क क्वेश्चन पूछता है एडी करंट लॉस से बचने के लिए आप क्या रेमेडी दे सकते हैं, तो आप लिखना यूज लेमिनेटेड कोर, लेमिनेटेड कोर। तो पतली पतली शीट को ग्लू से हमने जोड़ दिया, इसी को हम लेमिनेटेड कोर कहते हैं। हाँ वही, मतलब ना ग्लू टाइप का एक मटेरियल होता है जो सारी शीट को चिपका भी देता है और इंसुलेशन का भी काम करता है। इसके बाद लिखिएगा हिस्टेरेसिस लॉस, नंबर 2 इसी के अंदर, हिस्टेरेसिस लॉस। यहाँ पे देखो ये मैंने ना एक सॉफ्ट आयरन का पीस रखा है। अच्छा आपने देखा है कि अगर आपने एक मैग्नेट से एक कॉइन को चिपका लिया, अब उसके नीचे एक और कॉइन होगा ना तो वो भी चिपक जाता है, ध्यान दिया आपने? या एक मैग्नेट से आप एक अल्किन को चिपकाओ, दूसरा अल्किन भी उससे चिपक जाता है। तो ये जो सॉफ्ट आयरन का पीस है ये भी क्या बन जाता है, मैग्नेट। तो देखो यहाँ पे मैंने एक सॉफ्ट आयरन का पीस रखा है, यहाँ पे नॉर्थ पोल था, यहाँ पे साउथ पोल, ये खुद मैग्नेटाइज हो गया होगा, ये खुद मैग्नेट बन गया होगा। इसमें देखो इस डायरेक्शन में इसके एटम्स हो सकता है अरेंज हो गए। अब मैंने क्या किया, ये दोनों पोल्स को उठा के रख दिया, ये कंप्लीटली डीमैग्नेटाइज नहीं होता, इसमें कुछ ना कुछ मैग्नेटिज्म बचा रह जाता है। सोचो इसमें 100 ऐसे एटम्स थे जो इस साइड हो गए थे, जब आपने मैग्नेटिक फील्ड हटा दिया तो एक दो तो रह गए होंगे उसी साइड में, मतलब इसमें थोड़ा सा मैग्नेटिज्म ना बचा रह जाता है। यहाँ पे भी वही चीज होगी, सॉफ्ट आयरन का जो पीस है उसमें पहले इस डायरेक्शन में करंट गया, इस डायरेक्शन में फ्लक्स गया, इस डायरेक्शन में मैग्नेटाइज्ड रह गया। अब फ्लक्स की डायरेक्शन चेंज होने वाली है, अल्टरनेटिंग करंट है, तो पुराना वाला जो मैग्नेटिज्म बचा है ना वो इसमें ना प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो पहले आपको क्या करना पड़ता है, जो पुराना मैग्नेटिज्म बचा हुआ है उसको डीमैग्नेटाइज करना होता है। तो इन एटम्स को पहले आपको एनर्जी देके वापस से उन्नत करना पड़ेगा, तो आपने फालतू की एनर्जी वेस्ट की, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हिस्टेरेसिस लॉस। और ये जो एनर्जी आप इसको सप्लाई कर रहे हो, जब कायदे से क्या होना चाहिए था, ये पहले ना रैंडमली एक दूसरे से रहते हैं, कोई ऐसा रहता है, कोई ऐसा, कोई ऐसा, कोई ऐसा। जैसे ही आपने ये मैग्नेट्स लगाए सब एक डायरेक्शन में ओरिएंटेड हो गए, जैसे ही मैग्नेट हटाए तो वैसे ही हो जाना चाहिए ना, लेकिन पूरे वैसे नहीं होते, एक दो ना इसी डायरेक्शन में रह जाते हैं। तो वापस से इसको डीमैग्नेटाइज करने आपने जो एनर्जी इसमें खर्च की वो हीट के फॉर्म में वहां पे रह जाती है, इसी को हम हिस्टेरेसिस लॉस कहते हैं। लिखिएगा, the magnetization of the core, the magnetization of the core is repeatedly reversed. The magnetization of the core is repeatedly reversed by the alternating magnetic field. By the alternating magnetic field. Full stop. The energy used to, full stop, the energy used to completely demagnetize the core appears as heat, मैं रिपीट कर रहा हूँ पूरा। The magnetization of the core is repeatedly reversed by the alternating magnetic field. Full stop. The energy used to completely demagnetize the core appears as
heat and is known as hysteresis law and is known as hysteresis law. अब यहाँ पे देखो, अगला हमारा लॉस है लीकेज लॉस। यहां से कुछ कुछ फ्लक्स जो है ना निकल रहा है, कुछ तो इधर चला जाता है, लेकिन कुछ ना बाहर की तरफ भी चला जाता है। इसको हम कहते हैं लीकेज ऑफ फ्लक्स। पूरा का पूरा मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे नहीं जा पाता। देखिए अगले वाले डायग्राम में यहाँ पे मैंने पूरा फ्लक्स जाते हुए दिखाया है इस डायरेक्शन में। ये देखो ये वाला जितना भी फ्लक्स था पूरा इस डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ फ्लक्स ना बाहर लीक हो ही जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, लीकेज ऑफ फ्लक्स। तो इसमें ये प्रॉब्लम आ रही थी लीकेज ऑफ फ्लक्स की, तो हमने क्या किया, एक कॉइल को दूसरे के ऊपर ही बना दिया। इसमें से जितना फ्लक्स अब निकलेगा, ये दूसरी कॉइल इसके ऊपर ही, पूरा तो इसी में से होकर गुजर रहा है, तो वहीं के वहीं पूरा का पूरा फ्लक्स दूसरी कॉइल में से होकर गुजर रहा है। हमें करना क्या था, इसका जो फ्लक्स था उसे इसमें से गुजारना, इसका जो फ्लक्स था उसको इसमें से हमें क्रॉस कराना था। हमने क्या किया, इस कॉइल को इसके ऊपर ही बना दिया। जितना तो नेगेटिव फ्लक्स पैदा करेगा पूरा उसमें से क्रॉस होते ही जाएगा। इसलिए ये वाला जो रहता है ना, ये ज्यादा प्रीफर्ड होता है, इसमें लॉसेस कम मिलते हैं। कौन सा लॉस, लीकेज लॉस। तो अगर आपसे पूछे जैसे हिस्टेरेसिस लॉस में आप इसकी रेमेडी बताओ, तो आप बोलेंगे कि सॉफ्ट आयरन का हम लोग यूज कर सकते हैं। और इसकी रेमेडी अगर पूछेगा तो बोलना दो सेपरेट लिंब बनाने से अच्छा है कि एक ही लिंब के ऊपर आप क्या करो, दोनों कॉइल को लपेटो। क्योंकि कोई ज्यादा हो रहा है यार। अरे भैया आपने क्या किया था, यहाँ पे ये रेड वाली कॉइल बना के रखी थी, अब इसमें से करंट पास हो रहा है तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनेगा या नहीं बनेगा। और मैग्नेटिक फील्ड की खास बात होती है वो किसी सॉलिड मटेरियल से पास होना चाहता है, तो इस मटेरियल से पास होकर वो इधर आ रहा है। अब इसमें से फ्लक्स गुजर रहा है तो अपने आप इसमें से करंट पैदा हो जाता है। तो फ्लक्स उधर का इधर आया तभी इसमें करंट पैदा हुआ। लेकिन कुछ फ्लक्स ना यहाँ जाने की बजाय बाहर निकल जाता है, जब वेस्ट हो गया। हम नहीं चाहते वो वेस्ट हो, तो मैंने क्या किया, दूसरी कॉइल को इसके ऊपर ही लपेट दिया। नहीं, जितना फ्लक्स पैदा हो रहा था वो उसके अंदर से ही गुजरा। पहला टाइम हाँ ऐसा, हाँ ऐसा, ये वाला जो पहला वाला डायग्राम हम लोगों ने ए बनाया था, ये ऐसा। ये देखो, अभी देखो ये प्राइमरी कॉइल है, ये ऐसे ऐसे लपेटी है, तो इसके कारण जितना भी फ्लक्स निकल रहा है क्या ऑटोमेटिकली दूसरी कॉइल के अंदर से नहीं गुजर रहा है, गुजर रहा है, कोई लॉस नहीं। इसीलिए हम लोग ऐसा वाला प्रेफर करते हैं। लिखिएगा नंबर नेक्स्ट, नंबर 3, लीकेज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। लीकेज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स अगला लॉस है। इसके अंदर कुछ नहीं लिखना है, बस लीकेज। और उसके बाद नेक्स्ट है कुछ नहीं, समझ गया ना, पॉइंट है। तो अगला वाला पॉइंट हमने क्या लिखा, लीकेज। और चौथा है मैग्नेटो फ्रिक्शन। क्या होता है, ये बार बार मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज हो रहा है, उसके कारण उसके अंदर जो एटम होते हैं ना वो अपनी जगह पे वाइब्रेट करने लगते हैं। और जब वो वाइब्रेट करते हैं ना, सारे एटम वाइब्रेट कर रहे हैं, तो इसकी जो कोर होती है वो भी वाइब्रेट कर रही है। इसीलिए किसी ट्रांसफार्मर के नीचे अगर आप खड़े हो जाओगे तो आपको एक हमिंग नॉइज सुनाई देती है। आप कभी जाके खड़े होके देखना, अभी जाके देखना, ट्रांसफार्मर के नीचे खड़े हो जाना, ध्यान से हमिंग नॉइज सुनाई देती है। वही फिनोमेना क्या कहलाता है, मैग्नेटोस्ट्रिक्शन, कि कोर के एटम्स वाइब्रेट करते हैं, बार बार मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज हो रहे हैं, इसीलिए वाइब्रेट करते हैं, जो वॉइस नॉइज आती है उसको क्या कहते हैं, मैग्नेटोस्ट्रिक्शन। अब देखो इतने सारे लॉसेस हो रहे हैं हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर, नहीं वो काम करके मत देखना। तो देखो हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर कितने सारे लॉसेस हो रहे हैं, तो सारे लॉस ना हीट के फॉर्म में बाहर निकलते हैं। तो ट्रांसफार्मर को भाई ठंडा रखने के लिए उसे तो 365 दिन चलाना है, इनको 24 घंटे कंटिन्यूअसली इसमें हीट प्रोड्यूस हो रही है। जितना भी लॉस होता है वो सब हीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो अंदर में जो कोर है ना, तो यहाँ पे देखो डायग्राम ठीक नहीं आया, यहाँ पूरा ऑयल भरा रहता है, यहाँ पे एक पंप लगा होता है, वो क्या करता है, ऑयल को इधर भेजता है। और ये हवा में देखो निकला हुआ रहता है, जैसे आपकी बाइक का इंजन में पिन लगे रहते हैं, वैसे इसमें पिन्स लगे रहते हैं, जो हवा चल रही होती है ना, तो ऑयल ठंडा होता है इसमें।
ये क्या रहता है, ऐसा पतला पतला फिल्म होता है, ऑयल इसके अंदर घुसता है, पूरा फैल जाता है। फैलने के कारण क्या होता है, वो जल्दी ठंडा होता है। जैसे आप चाय पी रहे हो, कप में देरी से ठंडी होती है, इसी को आप प्लेट में निकालोगे जल्दी ठंडी, इसको थाली में निकाल लोगे और जल्दी ठंडी। जितना एरिया बट ये देखो डायरेक्ट, आपने देखा होगा ट्रांसफार्मर, ऐसा ये देखा है, इसमें ऑयल भरा रहता है, और ये जो बाहर देखो ऐसे निकला हुआ है ना, देखो ये, इसके अंदर देखो, ये अंदर से ऑयल जा रहा है और ये पूरा ऑयल इसमें फैल जाता है, तो हवा उसको ज्यादा मिलती है, तो नेचुरल कन्वेक्शन का जल्दी ठंडा हो जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिखिए फटाफट। नहीं कुछ नहीं, मैं क्वेश्चन रख सकते, इसमें ब्रैकेट में लिख लेना, हमिंग नॉइज। हमिंग नॉइज, चलो क्वेश्चन लिखो। A step down transformer operated on, इसके क्वेश्चन का ना सारी चीजें आपको समझ में आएगी। बेसिस वाला क्वेश्चन करेंगे हम लोग, उससे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जैसे इन्होंने पूछा था कि सर इसको क्यों यूज कर, हम लोग क्यों वोल्टेज को कम ज्यादा कर रहे हैं, तो यहाँ पे ना एक क्वेश्चन आएगा जो कि सारी क्वेरीज को दूर कर देगा। ये वाला एक स्मॉल टाउन वाला क्वेश्चन है, सारी क्वेरीज को दूर करने का। हाँ लिखो लिखो, क्वेश्चन लिखो पहले, पहले फॉर्मूले को यूज करना सीख जाओ जो एक्चुअल न्यूमेरिकल आने वाला है आपके एग्जाम में। ये न्यूमेरिकल आए या ना आए इसकी गारंटी नहीं है, पर इस फॉर्मूले बेस पे तो न्यूमेरिकल आते हैं। लिखो, a step down transformer operated on 2.5 kilovolt line, ट्रांसमिशन लाइन होती है। A step down transformer operated on 2.5 kilovolt line, kV line बोलते हैं इसको, kV kilovolt, comma, it supplies a load at 20 ampere. It supplies a load at 20 amperes. Full stop. The ratio of turn NP by NS is 10:1. NP by NS is 10:1. Full stop. Full stop. If the transformer is 90% efficient, क्वेश्चन में ध्यान से देखना, NS by NP दिया है कि NP by NS दिया है। हाँ, तो हर क्वेश्चन में कुछ भी दे सकता है, हमको रेशियो पे नापना है। देखो प्राइमरी में ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो बताओ वोल्टेज ये स्टेप अप या स्टेप डाउन? स्टेप डाउन, क्योंकि देखो प्राइमरी में ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स हैं। प्राइमरी क्या होती है, हमेशा इनपुट, और आउटपुट जो होती है सेकेंडरी, उसकी नंबर ऑफ टर्न्स कम। आउटपुट में नंबर ऑफ टर्न्स कम यानी वोल्टेज कम, यानी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, प्राइमरी में थिक वायर चाहिए। हाँ प्राइमरी में थिक वायर नहीं, सेकेंडरी में स्टेप डाउन है ना, वोल्टेज कम तो करंट ज्यादा। 90 efficiency is 90%. Calculate. Number 1, power output. Number 2, voltage at output. Number 3, current in secondary coil. आउटपुट ही सेकेंडरी कॉइल होती है, आउटपुट बोले क्या सेकेंडरी कॉइल बोले, बात एक ही है। तो हमको क्या क्या फाइंड आउट करना है, पावर एट आउटपुट हमको फाइंड आउट करना है। उसके बाद वोल्टेज एट आउटपुट यानी कि ES हमको फाइंड आउट करना है, और हमको IS फाइंड आउट करना है। अब क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे हमको एक वोल्टेज और एक करंट दिया था,
मुझे शुरुआत में तो समझ ही नहीं आया था कि कौन सा वोल्टेज और कौन सा करंट है, लेकिन इसने जब पूछा कि सेकेंडरी का वोल्टेज और सेकेंडरी का करंट निकालो, इसका मतलब ये कहाँ का होगा, प्राइमरी का होगा, इनपुट का। इसीलिए मैं इसको सबसे लास्ट में देख रहा हूँ कि ये क्या है, ईपी, और ये क्या है, सॉरी, आईपी। चलो बनाओ इसको। सबसे पहले आउटपुट पावर, एफिशिएंसी वाला एक फॉर्मूला दिख रहा होगा आप लोग की शीट में, एफिशिएंसी गिवन है। उसके बाद हमको क्या, इनपुट पावर गिवन है। पावर क्या होता है, V इंटू आई। इनपुट का तो हमको वोल्टेज भी पता है और करंट भी पता है। पहला हम निकाल रहे हैं क्या, पावर। तो पावर निकालने के लिए मैंने एक फॉर्मूला देखा है, एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इनटू 100%। ये दिया हुआ है हमारा 90%। आउटपुट पावर हमको निकालना है, इनपुट पावर, पावर क्या होता है इनपुट का, ईपी आईपी इंटू 100%। इनपुट के प्राइमरी कॉइल कहते हैं ना, इसलिए टी लगा दी। देखो यहां से मैं लिख सकता हूं आउटपुट पावर इज इक्वल टू 90 इंटू 2.5 इंटू 10 टू द पावर 3, क्योंकि किलो है, इंटू 20। ये यहाँ चला जाएगा और नीचे आ जाएगा फुल। आउटपुट पावर कितना है, इसको वहां ले गया, ये मल्टीप्लाई हुआ, 100 नीचे आ गया। हाँ 14.5 बताओ। हाँ सर 45,000 आ रहा है, 45,000। 14.5 कहाँ से आता है, ऊपर आउट कर दिया था। उसके बाद अगला हमको क्या निकालना है, ईएस निकालना है। ईएस को कैसे निकाले, रेशियो वाले फॉर्मूले, रेशियो वाले फॉर्मूले पर। क्या ये एक्चुअल ट्रांसफार्मर है सर? तो एफिशिएंसी सर, लेकिन मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था, बोला था ये हमेशा एप्लीकेबल है, इसलिए वहां लिखवाया था, चाहे एक्चुअल हो चाहे। हाँ बिल्कुल सही। ES अपॉन EP इज इक्वल्स टू NS अपॉन NP। इसके बाजू मैंने लिखवाया था ऑलवेज एप्लीकेबल, ऑलवेज यानी ऑलवेज। हाँ भाई, हमारे नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो 10 टाइम्स कम हो गए, तो वोल्टेज भी क्या होगा, 10 टाइम्स कम हो जाएगा। तो उस साइड का जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा, 0.25 किलो वोल्ट। ऐसा लिखना अच्छा नहीं लगता, इसको मैं क्या लिख देता हूँ, 250। 2.25 किलो की जगह 10 टू द पावर 3। अरे 2.5 किलो वोल्ट था ना प्राइमरी का, नंबर ऑफ टर्न्स 10 गुना कम हो गए, तो वोल्टेज भी 10 गुना कम हो जाएगा। यहाँ पुट करके देख लेना। अच्छा वहाँ एमटी बाई एनएस किया है ना, उल्टा कर लेना, यहाँ पे आंसर वही आएगा। इसके बाद क्या निकालना है हमको, करंट। सेकेंडरी कॉइल का करंट कैसे निकालना है, सेकेंडरी का पावर पता है और सेकेंडरी का वोल्टेज पता है। पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट। सेकेंडरी का पावर इज इक्वल टू सेकेंडरी का वोल्टेज इनटू सेकेंडरी का करंट। सेकेंडरी का पावर पता है, सेकेंडरी का वोल्टेज पता है, ठीक है। इसी को तो मैं PS भी लिख सकता हूँ, सेकेंडरी या आउटपुट एक ही बात होती है। 450 नहीं नहीं अच्छा सर 150 150। चलो ये दिया हुआ है 4500, ये दिया हुआ है 250, तो निकाल दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगली क्लास कराना डायरेक्ट कुछ समझ नहीं आ रहा।
क्या समझ नहीं आया? किसी को समझ नहीं आया? नहीं आया, मैं अपना बता रहा हूं, मैं तो अपने में बताऊंगा। बाकियों को समझ में नहीं आया? आगे से थोड़ी ये न्यूमेरिकल भी समझ में आया ना? तो न्यूमेरिकल भी समझ में आ गया। ठीक है, तो शुरुआत के 5 मिनट नेक्स्ट क्लास में इसको रिपीट कर देंगे, तो भी इसका कंसेप्ट इसको बता रहा हूं। ठीक है, मैं अभी बता देता हूं। ठीक है, तो इसको हम लोग समाप्त करते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पे मेरे कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपको बना के लाने हैं। नेक्स्ट क्लास में सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। जो सिलेबस से बाहर हो गए उनको मैंने हटा दिया है, जो सिलेबस में वो सारे क्वेश्चन मैंने रखे हैं। सारे क्वेश्चन बनाने हैं और एक और शीट में आप लोग के ग्रुप में डाल रहा हूँ, उस शीट को भी बना के लाना। तो सारे क्वेश्चन अगली क्लास में डिस्कस होंगे, उस चैप्टर को हम लोग क्लोज कर देंगे। ठीक है, जो बच्चे सारे क्वेश्चन को एटलीस्ट अटेम्प्ट करेंगे उनका चैप्टर इतना स्ट्रांग हो जाएगा, कोई भी क्वेश्चन दे दो सर, किसी भी टाइम टेस्ट ले लो, फॉर्मूला शीट पढ़ के लिख देना। ठीक है, चलिए, थैंक यू संजय।